कार्तिक हड्डी राजा की सारी ऊर्जा को अपने आप में समा चुका था और अमरलोक के निम्नतम स्तर की ऊर्जा तक पहुंचने वाला कार्तिक अब हड्डी राजा की ऊर्जा ग्रहण करने के बाद तुरंत ही अमरलोक के उच्च स्तर के ऊपर तक पहुंच गया था। हड्डी राजा के अंदर की बहुत सी ताकतों का अब वो स्वामी था, जिसमें यह भी शामिल था कि उसे अब उस लोक के सारे नियम पता थे। सैनिक उसे बस घूरे जा रहे थे। फिर कार्तिक उनसे बोला, लो कर लो बात। अरे भाई, हड्डी राजा का खेल खत्म हो गया। अब तुम लोग यहाँ खड़े खड़े क्या कबड्डी खेल रहे हो? जाओ अपने घर जाओ, जो काम करना है करो, यहाँ पर बैठकर मेरी शक्ल देखना बंद करो। कार्तिक के मुंह से हड्डी राजा की आवाज निकली। ये कहकर कार्तिक अठास करके हंस पड़ा और उसकी हंसी देखकर सारे सैनिकों ने इधर उधर दौड़ लगा दी। पाताल लोक का राजा अपनी सारी ऊर्जा के साथ कार्तिक में समा चुका था, इसलिए अब पाताल लोक पर राज करने के लिए कोई भी नहीं बचा था। कोई नहीं था जो उन अपराधियों के बारे में कोई निर्देश दे। ये बहुत ही विकट परिस्थिति थी। कुछ ही पलों में सारे पाताल लोक में खबर फैल गई और सारी तरफ अफरा तफरी सी मच गई थी। जेल के पहरेदार समझ नहीं पा रहे थे कि उन्हें अब इन खतरनाक कैदियों का क्या करना है। इस बीच पाताल लोक के आसमान पर एक ठंडा कोहरा धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। ये कोहरा जिस जिस तरफ बढ़ता जाता, उस हिस्से में पाताल लोक की स्वाभाविक गर्मी एक तरह की ठंडक में बदलती जा रही थी। अफरा तफरी के बीच उन्हें ये नहीं समझ आ रहा था कि इस कोहरे के पीछे क्या चल रहा है। वैसे भी वे इसे उस अपराधी नरसिंह का ही कोई खेल समझ रहे थे, जिसने अभी अभी उनके राजा को खत्म करके उनके सारे लोक को अस्त व्यस्त कर दिया था। कार्तिक सीधा हड्डी राजा की सभा में गया और उसने हड्डी राजा के सबसे करीबी पहरेदार से पूछा, अब तुम मुझे ये बताओ कि यहां से बाहर जाने का रास्ता कहां से है? पहरेदार बहुत डरा हुआ था। उसने घबराते हुए कहा, यहाँ पर आने और जाने का रास्ता सिर्फ उन्हीं के पास होता है जिनके पास हड्डी देव की शक्ति का हिस्सा होता है। वो एक तरह की चाबी है जो यहाँ आने और जाने वालों के लिए जरूरी होती है, लेकिन जिनके पास वो नहीं है वो यहाँ से कभी नहीं जा सकते। और ये हड्डी देव कौन है? कार्तिक ने पूछा। हड्डी देव पाताल लोक का कुल देवता है और यहाँ का सबसे शक्तिशाली प्राणी है। हड्डी देव से मिलने के लिए मुझे क्या करना होगा? मुझे लगता है हड्डी देव खुद ही बहुत जल्द यहाँ पर होंगे, क्योंकि हड्डी राजा के ना रहने के बाद सारे लोक में जो अफरा तफरी मची है, उसे संभालने के लिए किसी और को राजा का आसन देना होगा और ये काम हड्डी देव ही कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी को अपनी तरफ से उनसे मिलना हो तो क्या करना पड़ेगा? पहरेदार ने चुपचाप हड्डी देव की साधना का तरीका बता दिया और कुछ ही देर में कार्तिक हड्डी देव के साधना कक्ष की ओर जा रहा था। दूसरी तरफ ठंडक से भरा वो कोहरा पाताल लोक की एक दिशा में छा चुका था। वहां पर रहने वाले जितने भी लोग थे, वे सारे उस अजीब सी ठंडक की गिरफ्त में आ गए थे और इधर उधर भागते हुए अपने लिए कंबल और रजाइयों का इंतजाम कर रहे थे। कुछ ने भरी दोपहरी में कुछ अलाव जला रखे थे और उसके किनारे दांत किटकिटाते हुए बैठे थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। कुछ देर में उस ठंडक की लहर पाताल लोक के मुख्यालय के पास भी पहुंच गई और ठीक उससे पहले जब कार्तिक हड्डी देव के साधना कक्ष में जाने वाला था, अचानक से ठंडी हवा का झोंका सारे पीतलोक में बहने लगा। पीतलोक के ऊपर जो रेगिस्तान था, उसकी रेत बर्फ की तरह ठंडी हो रही थी और इस बीच कार्तिक कुछ महसूस कर रहा था। कार्तिक, 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 तुम कहां हो? कार्तिक, तुम जहां भी हो मुझे जवाब दो। देखो, मैं तुम्हें ढूंढती हुई कहां से कहां पहुंच गई हूं। तुम कहां हो? जब कार्तिक ने अपने कानों में ये जानी पहचानी आवाज सुनी तो उसके दिल में जैसे हजारों फूल खिल गए थे। ये माया की आवाज थी, पर अभी उसे बिल्कुल भी पता नहीं था कि माया की आवाज कहां से आ रही है। और तब उसने याद किया कि इस तरह की ठंडक उसने इससे पहले कब महसूस की थी। वो वही वक्त था
जब हनीमून में अनामुड़ी की ऊंचाई पर एक बहुत खूबसूरत वक्त गुजारने के बाद वो और माया वहां से वापस आ रहे थे, वे अपने प्यारे से बंगले की तरफ बढ़ रहे थे, तब वहां पर एक ठंडक थी। वहां पर मौजूद दोनों लड़कियां राम्या और काम्या थीं, जिनके आते ही उसने यही ठंडक महसूस की थी जो शुष्क रक्त वाले प्राणियों से उसकी सबसे पहली मुलाकात की यादें थी। कार्तिक मुस्कुराया। ये एक खूबसूरत पल था। उसके मन में इतनी खुशी थी जितनी खुशी उसने शायद बहुत लंबे समय से महसूस नहीं की थी। उसे इस बार लगा था कि उसने माया को खो ही दिया है, और इस बार ये बहुत भयानक था, क्योंकि उसका अपना मर जाना या उसका अपना दुनिया से चले जाना तो एक बात थी, जिसमें उसे ये दुख होता कि वो माया के साथ समय नहीं बिता सका, लेकिन उसके दुनिया में रहते हुए माया का उसके साथ ना रहना उस दुख से भी कई हजार गुना बड़ा दुख होता। और ऐसा दुख कार्तिक के जीवन में आते आते टल गया था। कार्तिक अब समझ सकता था कि महादेवी की बात सही थी और महादेवी ने अपना वादा निभाया है। शुष्क रक्त संप्रदाय की चिर परिचित ठंडक के साथ आने वाली आवाज माया की आवाज थी। यानी अब माया शुष्क रक्त संप्रदाय के लोगों के साथ थी और कार्तिक से मिलने के लिए वो किसी तरह से अपनी आवाज को यहां तक पहुंचा रही थी। कार्तिक मुस्कुराया। उसने अपनी ऊर्जा को इकट्ठा करके उस आवाज का जवाब दिया, मैं यही हूं माया, मैं इस पाताल लोक में हूं, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं यहां पर बहुत अच्छे से हूं और जल्द ही यहां से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढकर तुम्हारे पास आने वाला हूं। तुम जहां भी हो आराम से रहो और अपना ख्याल रखना। माया ने आगे कहा, जब तक तुम मेरे पास नहीं हो और जब तक तुम पाताल लोक में मुसीबतों से जूझ रहे हो, तब तक क्या मैं निश्चिंत हो सकती हूं? नहीं। देखो मैं कहां से कहां पहुंच गई हूं और क्या से क्या बन गई हूं, इसलिए कि हमारे जिस्म दो हैं लेकिन आत्मा एक है। हमारा प्यार एक ऐसा बंधन है जिसके होते संसार की कोई भी शक्ति हमें मिलने से रोक नहीं सकती। माया की आवाज आई, हाँ ये सच है और हम बहुत जल्द मिलने वाले हैं। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं और बस जल्द ही तुम्हारे पास आकर तुम्हें अपनी बाहों में भर लेना चाहता हूं। कार्तिक की ये रूमानी बातें बढ़ती ही जा रही थीं कि इस बीच माया की बातों के बीच में महादेवी की आवाज आने लगी, अगर तुम्हारी प्यार मोहब्बत की बातें हो गई हों तो तुम्हें याद दिला दूं कि तुम्हारी इस कॉन्फ्रेंस कॉल में मैं भी बीच में हूं और हम अनुनाद में हैं, इसलिए ये सबको सुनाई दे रहा है। तुम्हारा सारा प्यार मोहब्बत हमारी सारी लड़कियों के सामने पब्लिक ब्रॉडकास्ट हो रहा है। हमेशा गंभीर बातें करने वाली महादेवी के मुंह से ये मजेदार बात सुनकर कार्तिक के चेहरे पर मुस्कान छा गई और उसने कहा, मुझे बहुत खुशी और गर्व है महादेवी कि आपने अपनी बात रखी। मेरा दिल इस समय आपके प्रति धन्यवाद से भरा हुआ है कि आपने मेरी सुध लेने की कोशिश की। मैं तो चलो ना भी लेती तुम्हारी सुध, लेकिन तुम्हारी पत्नी को तुम्हारे बिना चैन नहीं पड़ रहा था। अब ये भी हमारे संप्रदाय का हिस्सा है तो हमें उसकी बात तो माननी पड़ी। महादेवी बोली, आपको अब कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं जल्द ही पाताल लोक से निकलकर बाहर आ जाऊंगा और फिर आप लोगों से मिलूंगा। कार्तिक ने कहा, वहां से निकलना इतना आसान नहीं है कार्तिक। हम लोग भी अभी पाताल लोक में सिर्फ अपनी तरंगों की ऊर्जा ही भेज पा रहे हैं। वहां से अंदर और बाहर आने के लिए वहां के कुल देवता हड्डी देव की इजाजत लगती है और वो एक बहुत ही अजीब शक्ति है। हड्डी देव का काम देखने के लिए वहां पर हड्डी राजा है जो एक सनकी है। उसे किसी की बात के लिए मनाना बहुत मुश्किल है। कार्तिक मुस्कुराकर बोला, हड्डी राजा की चिंता करने की आप लोगों को कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने मेरी ऊर्जा खींचने के चक्कर में युद्ध करने की ठानी और अंत में खुद अपनी सारी ऊर्जा लेकर अब वो मेरे साथ है। फिलहाल पाताल लोक पर शासन करने वाला कोई नहीं है और मैं सोच रहा हूं मुझे जल्दी ही इस हड्डी देव से मुलाकात कर लेनी चाहिए। ये सुनकर महादेवी चौंक गई। इसका मतलब कार्तिक ने न सिर्फ हड्डी राजा को हरा दिया था
बल्कि वो हड्डी राजा की सारी ऊर्जा को भी अवशोषित कर चुका था। वैसे तो सुनने में ये अच्छी बात थी, लेकिन इसका अर्थ ये भी था कि कार्तिक ने हड्डी देव को नाराज कर दिया था और अब हड्डी देव कार्तिक को वहां से बाहर जाने की इजाजत दे, ये बहुत मुश्किल था। यानी मुसीबत और बढ़ गई थी। मुझे डर है कार्तिक की ऐसा करने से शायद तुम्हारी मुसीबत और बढ़ जाएगी, क्योंकि इसका मतलब है कि हड्डी देव से वहां से निकलने की इजाजत लेना अब थोड़ा मुश्किल हो सकता है। हाँ, लेकिन कोशिश तो मुझे करनी ही होगी और मैं उसी कोशिश में फिलहाल हड्डी देव के साधना कक्ष की ओर ही जा रहा हूं, कार्तिक ने महादेवी को बताया। तो जल्दी से इस हड्डी देव को बुलाकर उसे बताओ कि तुम्हारी पत्नी तुम्हें बुला रही है और वो तुम्हें ऐसे बेकार में अपने यहां ना रखे, तुम्हें मेरे पास आने दे, बोलो उससे। तभी बीच में माया की आवाज आई। हाँ, वही करने जा रहा हूं, कार्तिक ने कहा और हड्डी देव के साधना कक्ष की ओर बढ़ चला। क्या कार्तिक मना सकेगा हड्डी देव को? क्या फिर मिल सकेंगे माया और कार्तिक? आगे का हाल जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम पर कैप्टन कार्तिक की कहानी का अगला भाग।